हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छे तरीके से चल रहा होगा। आप लोग अपने रिवीजन का कार्य भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डीएलएड की पढ़ाई के लिए यहाँ इस चैनल पर आते हैं और हम आप लोगों को डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में साइंस को पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। इसमें हम लोगों ने इसके पहले 2 लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने देखा विज्ञान का परिचय क्या है, विज्ञान की शाखाएं क्या है, प्राकृतिक विज्ञान का है, भौतिकी विज्ञान क्या है, बॉटनी, जूलॉजी, भौतिकी, रसायन, खगोल, पृथ्वी विज्ञान के विषय में जाना। उसके बाद हम लोगों ने विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या है, उसकी देन क्या क्या है, इसके विषय में जाना। विज्ञान के विभिन्न चरण के विषय में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा और आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को आपकी बीटीसी का पेपर देना है और उसमें आप लोगों का जो टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान की देन, इसको आपको पढ़ना है। तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे वैज्ञानिक खोजों में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, कि जो भारत के वैज्ञानिक हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो साइंस का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र रहा हो, तो या फिर मैथ का क्षेत्र रहा हो। उन वैज्ञानिकों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि बहुत सारे वैज्ञानिक हैं तो भारतीय मूल के, लेकिन जब वो लोग खोज किए हैं तो वो किसी और देश की नागरिकता ले चुके थे। लेकिन चूँकि वो लोग भारतीय थे, उनके माता पिता या वो खुद पहले भारत में उनका जन्म हुआ है, उसके बाद वो बाद में भारत विदेश की नागरिकता लिए हैं, तो उनको हम लोग अपने ही देश का काउंट करते हैं। जैसे तमाम बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, जैसे सीवी रमन जी हैं, एस.एन. बोस जी, ये सब जब ये लोग डिस्कवरी किए तो ये लोग फ़ॉरेन की नागरिकता ले लिए थे, तो अपने देश में ये लोग नहीं थे। लेकिन तब भी चूँकि इनका जन्म हमारे यहाँ हुआ तो हम लोग ये मानते हैं कि हमारे यहाँ के ही वैज्ञानिक हैं। तो जैसे अगर हम लोग प्राचीन काल में पहले जाएँ तो हम लोग बहुत बड़े चिकित्सक का नाम हम लोग जानते हैं, जो शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में ये कह सकते हैं वही जनक माने जाते हैं। उनका नाम सुश्रुत है। सुश्रुत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये सबसे पहले इन्होंने ही ऑपरेशन किया था अपने भारत में, तो इनके विषय में वो मेडिकल के क्षेत्र में काम किए। आर्यभट्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो पाई को सबसे पहले डिफ़ाइन किए थे। श्रीधराचार्य आप लोग तो नाम सुने होंगे, मैथ अभी पढ़ के आए हैं कक्षा 10 में रिसेंटली, तो वहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र है। तो श्रीधराचार्य जी ने हमारे मैथ को इम्प्रूव किया, मैथ को बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया। तो ये जो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, इनके विषय में हम लोग आज के इस क्लास में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ से बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है या सीधे ही पूछ सकता है। 2 नंबर में वैज्ञानिक खोजों में भारतीय वैज्ञानिकों का क्या योगदान है, कृपया बताइए। तो आप लोग इसको यही लिखेंगे, आप लोग हेडिंग करेंगे वैज्ञानिक खोजों में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान लिखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया तथा सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? सुश्रुत ने। एक चरक संहिता नाम की इनकी किताब है ये, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों के विषय में इन्होंने बताया कि कौन सी जड़ी बूटी कब दी जाती है, किसमें यूजफुल है, कौन जड़ी बूटी हम लोगों के लिए हानिकारक है। बहुत सारी जड़ी बूटियों के विषय में बताया। चूँकि भारत जो है ऐसा देश रहा है, यहाँ पे बहुत सारी प्रकार की प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ पाई जाती थी। तो यहाँ के ऋषि मुनि जो काम आज वैज्ञानिक लोग करें वही तब ऋषि मुनि लोग करते थे। तो चरक जो थे ऋषि ही थे, ये भी जड़ी बूटियों के बारे में बताए। सुश्रुत जी शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और आर्यभट्ट ने पाई के विषय में बताया। अपने ही देश के कौन? आर्यभट्ट ने किसके विषय में बताया? पाई का मान इन्होंने बताया कि पाई का मान कितना होता है, 1.73 करके होता है। इसको किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। श्रीधराचार्य ने, आप लोग कक्षा 10 में पढ़ें,
वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। आपसे पूछ सकता है कि वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे, तो आप लोग बोलेंगे सिरदाचार्य। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में भारतीय वैज्ञानिक एवं उनकी खोज, कुछ वैज्ञानिक यहाँ हैं जो इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक जैसे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आप लोगों के, या फिर तैयारी वाले समय में पूछे जा सकते हैं। मैंने कुछ वैज्ञानिकों का नाम यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप लोग इनको देख लीजिए और साथ में मेरे आप लोग लिखते चलिए। जैसे हम लोग अगर बात करें जगदीश चंद्र बोस किसकी डिस्कवरी किए थे, तो पौधों की संवेदनशीलता के बारे में। अरे इनके विषय में तो एक मिथ मतलब एक कहानी भी है। जैसे ये भी डिस्कवरी कर रहे थे तो अमेरिका के साइंटिस्ट लोग इनकी साइनाइड को चेंज कर दिए थे। ये कई बार टेस्ट किए, जब इनका टेस्ट फेल रहा तो ये गुस्सा हो करके वही साइनाइड खुद खा लिए। उनको ये लगा कि हम इतने बड़े मंच पे आए हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर हमारी डिस्कवरी कैसे यहाँ गलत हो जा रही। बस जब वो साइनाइड खुद खा लिए तो जब वो नहीं मरे तब वैज्ञानिकों और लोग जो थे तो सब लोग कह रहे इस साइनाइड खाने के बाद क्यों नहीं मरे। तब जब उस साइनाइड की जांच हुई तब पता चला कि साइनाइड ही डुप्लीकेट था। तो ऐसे पहले भी ये सारी चीज़ें होती थी कि वैज्ञानिकों को जो भी डिस्कवरी करते थे उनको दबाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते थे। तो जगदीश चंद्र बोस पौधों की संवेदनशीलता के बारे में बताए थे। डॉक्टर C.V. रमन प्रकाश के प्रकीर्णन, इसी को रमन प्रभाव भी हम लोग कहते हैं। इसी प्रकाश के प्रकीर्णन को हम लोग रमन प्रभाव भी कहते हैं। ये भी आप लोग जान जाइएगा कि रमन प्रभाव किसने दिया। मैंने इसी वजह से यहाँ नहीं मेंशन कराया था, अगर रमन प्रभाव आएगा तो आप लोग जान जाएंगे C.V. रमन, तो मैंने प्रकाश का प्रकीर्णन लिखवा दिया है। डॉक्टर जानकी अम्माल, इन्होंने साइटोजेनेटिक्स के विषय में बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने सेल बायोलॉजी का। इसके विषय में, ये साइटोजेनेटिक्स के विषय में डॉक्टर जानकी अम्माल ने बताया था। S.N. बोस, देखिए यहाँ जगदीश चंद्र बोस है, यहाँ S.N. बोस है, दोनों दो साइंटिस्ट हैं, इसी वजह से मैंने दोनों को लिखवा दिया है। S.N. बोस ने क्वांटम मैकेनिक, सोचिए ये बॉटनी के विषय में थे, जगदीश चंद्र बोस जी बॉटनी के विषय में डिस्कवरी किए थे, वहीं S.N. बोस जी क्वांटम मैकेनिक्स, इसका मतलब फिजिक्स के विषय में या गॉड पार्टिकल के विषय में बताते। ये देखिए गॉड पार्टिकल, अगर आपसे कोई पूछे गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी, तो आप लोग अगर उसमें विकल्प में जगदीश चंद्र बोस, S.N. बोस रहेगा तो आप लोग S.N. बोस वाले के साथ जाएंगे, अदरवाइज आपका आंसर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे और वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा परमाणु के विषय में बताएं, कॉस्मिक विकिरण के विषय में बताएं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान के विषय में बताएं कि जो हमारी गैलेक्सी है, जो हमारे ब्रह्मांड है, तारे हैं, इन सब के विषय में डॉक्टर विक्रम साराभाई बताए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अनुवांशिकी कोड की स्थापना इन्होंने की। ये सब वैज्ञानिक अपने भारत में नहीं थे, ये जब डिस्कवरी की तो ये अमेरिका के निवासी हो चुके थे, लेकिन चूँकि इनका जन्म हमारे यहाँ हुआ था तो इस वजह से हम लोग मानते हैं कि अपने ही देश के वैज्ञानिक थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको तो मिसाइल मैन के नाम से आप लोग जानते ही हैं, मैंने इनको भी लिखवा दिया है। प्रक्षेपण शास्त्र के विषय में किसने बताया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं, आप लोग जानते ही हैं। लिख दे रहा हूँ यहाँ मिसाइल मैन। आप लोग साथ में नोट्स बनाते जाइए, कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। आगे अब ये तो अपने देश के वैज्ञानिकों के, कुछ विदेशी वैज्ञानिक जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैंने उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, वैक्सीन की। एडवर्ड जेनर ने किसकी वैक्सीन खोजी थी, ये जो रैबीज वैक्सीन है उसके विषय में इन्होंने ये सब बताया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के विषय में बताए थे। थॉमस एल्वा एडिसन ग्रामोफोन या विद्युत बल्ब के विषय में बताए थे। जी मार्कोनी रेडियो के विषय में बताए थे। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के विषय में बताए थे। जॉन लोगी वेयर टेलीफोन के विषय में बताए थे। तो ये सारे साइंटिस्ट थे जो बहुत सारी खोजें की थे। और तमाम में जैसे चार्ल्स बेबेज, आप लोगों के तो पता ही जनरल चीज़ें, कंप्यूटर जो हम लोग चलाते हैं। और जो है अल्बर्ट आइंस्टीन अगर बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में बताए थे। मैडम क्यूरी की अगर बात करें तो जो है मैडम क्यूरी की अगर बात करें तो ये रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो और जैसे अगर गैलीलियो की बात करें तो ये दूरबीन के विषय में बताए थे। तो ऐसे तमाम बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट हैं जिनको मैंने यहाँ मेंशन नहीं कराया। मुझे जो लगा कि जो वैज्ञानिक आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या बाद में इनका कहीं यूज आपकी लाइफ में हो सकता है, मैंने उन सबको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। आगे हम लोग बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। जब बात हो रही है विज्ञान के विषय में
विज्ञान के विषय में हम लोग पढ़ें कि उसका दैनिक जीवन में प्रभाव क्या है, तो हमारे देश की भी उस संस्था के विषय में हमको जानने की यहाँ ज़रूरत है कि जो अंतरिक्ष अनुसंधान के विषय में कार्य कर रही है। इसको हम लोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के विषय में हम लोग इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट फॉर्म इसी का इसरो है, इसके नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसकी स्थापना इम्पोर्टेंट है, अगर कोई पूछे इसरो की स्थापना कब हुई तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को किसकी स्थापना हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? बेंगलुरु में है। तो आप लोग ये जो जनरल नॉलेज की भी चीज़ें इसको आप लोग याद करके रखिएगा। यही वो संस्था है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जो हमारे अंतरिक्ष में, जो हमारे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के विषय में खोज करते हैं, ग्रह उपग्रह तारों नक्षत्र के विषय में ये बताने वाली संस्था है। कौन? इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, इसरो जिसका नाम है, इसरो जिसका नाम है। आगे हम लोग अगर बात करते हैं कि अब ये तो सारी चीज़ें हो गई, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि विज्ञान के भाई जब प्रयोग हम लोग पढ़ें, अब इसके दुरुपयोग भी हमको जानने चाहिए कि इससे क्या क्या नुकसान होगा हम लोगों को। तो जो विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं भाई। जो चीज़ आपको सुविधा दे रहा है, लाइट आपको सुविधा दे रहा है, तो लाइट से नुकसान भी तो है। नुकसान क्या है? लाइट को आप पकड़ लेंगे भाई, एक्सीडेंट आपका हो सकता है। लाइट जहाँ बन रही है, बिजली जहाँ उत्पन्न हो रही है, कोयला जलाया जा रहा, पानी टरबाइन से ऊपर गिराया जा रहा, तो तमाम बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है उससे, जहाँ कोयला जलाया जा रहा, बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। तो भाई जहाँ विज्ञान हमको लाभ दे रहा है वहाँ नुकसान है। तो मैंने कुछ जो विज्ञान के दुरुपयोग है, जैसे हम लोग अभी देखिए धान वाला सीजन आ रहा है, तो धान के सीजन में हम लोग तमाम प्रकार की कीटनाशक दवाओं का यूज़ करेंगे। इससे होगा क्या? हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं खेत में, वो मर जाएंगे, वो डेड कर जाएंगे। जो डेड करेंगे तो जो भूमि होगी हमारी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। ये भी क्या है? डीमेरिट है। हम लोग तमाम प्रकार के पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, वही पानी बह करके बरसात के दिनों में जाएगा तालाबों में, कुओं में, तो उसके जो जीव रहेंगे वो डेड कर जाएंगे। तो डीजल पेट्रोल हम लोग यूज कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल यूज करें तो जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, एसिड रेन बन करके नीचे गिर रहा है पानी के साथ। आप लोग देख रहे हैं हमारी दीवारों को, इनफैक्ट हमारी त्वचा को, पेड़ पौधों को, हम लोग तो घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे, दीवारें क्या हो जाती है, इसमें संक्षारण होने लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये विज्ञान के दुरुपयोग के अंतर्गत आ रही हैं। हम लोग क्या करते हैं, अभी धान का सीजन आ रहा है, वो मोटर लगा देंगे, रात भर पानी मेड़ से बह करके किसी दूसरे के खेत में जाएगा, लेकिन चलता रहेगा। ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका सीमित संसाधन, ये आज के कई हजार करोड़ पहले का पानी हम लोग यूज करें, और इसको हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये तो हम लोग दोहन कर रहे हैं, तो भूजल स्तर खसक रहा है। आप लोग अभी रिसेंट में सुने होंगे महाराष्ट्र में अपने पानी सिर्फ 10% बचा है, पीने का पानी खाली केवल 10% बचा है। और ऊपर से एथेनॉल वाला प्रकरण आ गया है कि 100% हम लोग एथेनॉल का यूज करेंगे। तो इससे लोग विरोध भी कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं इसको विरोध भी मान रहे हैं कि जब पानी ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? अगर पानी हमारे पास नहीं रहेगा तो फिर गाड़ी चला करके ही क्या करेंगे, जब लोग ही नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। रेडियोधर्मी विकिरण से पृथ्वी और जीवन के बहुत सारे समस्या उत्पन्न होने, जैसे नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु बम जब गिरा दिया था अमेरिका, तो वहाँ की जो संतानें आज भी विकलांग पैदा हो रही है। बहुत विभिन्न प्रकार के लाउड स्पीकर बड़े बड़े लग गए हैं, लगाने से ध्वनि प्रदूषण की समस्या बढ़ जा रही है, लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये हम लोग एसी लगा रहे हैं, रेफ्रिजरेशन यूज कर रहे हैं, उससे भी जो गैस रिलीज हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन में जा कर के छिद्र कर दे रही है, उससे वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ रही है। तो सारी की सारी जो ये घटनाएं हो रही हैं, हम लोग मिसयूज कर रहे हैं साइंस का, वो हम ही लोगों के ऊपर बैड इफेक्ट डाल रही हैं। कास्मिक किरणें आएंगी, अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आएंगे, तो हमारी स्किन में जो कैंसर का कारण उत्पन्न होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे और ढेर सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखवा दिया है, तो इसको आप लोग लिख करके अपनी कॉपी में इसको मेंशन करते हुए चलिएगा
बाकी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। और ये मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करवा दे रहा हूँ कि आप लोगों को कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस बीटीसी के लिए जो मेरा नोट्स है यही सफिशिएंट है, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा आपके पास जितने भी ग्रुप होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।